हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जर्नल साइंस के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं और जर्नल साइंस का पार्ट जो होता है वो हर जर्नल नॉलेज के हर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए ये पार्ट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस पार्ट से कम 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन हर जर्नल नॉलेज के परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके आने वाली आगे की वीडियो में कुछ इनका लेवल बढ़ जाएगा, इसलिए सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुने, अच्छे से अपने पास नोट करके रखें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डज अ ह्यूमन सेल कंटेन? ह्यूमन सेल के क्रोमोसोम्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 26, सेकंड दिया है 6, थर्ड है 46 एंड 66। अब बात हो रही है यहाँ पर ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन में जो होते हैं, ह्यूमन में होते हैं 23 जोड़ी, 23 जोड़ी होते हैं, 23 पेयर होते हैं, यानी कि 46 जो होते हैं, 46 क्रोमोसोम जो होते हैं वो होते हैं ह्यूमन के। अब साथ ही आप ये भी जानते चलें कि ये 66 क्रोमोसोम्स किस जीव के हैं। 66 क्रोमोसोम जो होते हैं वो होते हैं नीलगाय और घोड़े के कुछ जंगली पूर्वजों में, नीलगाय में होते हैं ये। ठीक है, नीलगाय में होते हैं 66 क्रोमोसोम और घोड़े के कुछ जंगली पूर्वज में होते हैं, जबकि घोड़े के जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं, हॉर्स के जो होते हैं वो होते हैं 64। इसके अलावा और बहुत से जीव हैं जिनमें अलग अलग क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जैसे कि 26 क्रोमोसोम जो होते हैं वो एम्फीबियंस में पाए जाते हैं, ये होते हैं हमारे 26 जो हैं एम्फीबियंस में होते हैं। और बर्ड्स में भी होते हैं 26 एम्फीबियंस में भी होते हैं और बर्ड्स में भी होते हैं। इसके अलावा हाथी में होते हैं हमारे क्रोमोसोम कितने, 56। हाथी के क्रोमोसोम होते हैं 56। ह्यूमन का होता है 46, नीलगाय में होते हैं 66 और एम्फीबियंस और बर्ड्स में होते हैं 26 क्रोमोसोम्स, हाथी में होते हैं 56 क्रोमोसोम्स। ये सब अपने पास आप नोट कर ज़रूर रखें। और 6 क्रोमोसोम के बारे में भी आपको मैं बता देती हूँ। 6 क्रोमोसोम होते हैं मच्छर के। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन को डैश भी कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल या कोशिका, माइकोप्लाज्मा एंड फोर्थ ऑप्शन ही नहीं दिया है। फोर्थ ऑप्शन होगा हमारा शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा, क्योंकि आपका
ऑप्शन डी ही आंसर है। सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका अब तक जो मिली है वो शुतुरमुर्ग का अंडा ऑस्ट्रिच एग है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? देखिए, कोशिका कुछ इस तरह से होती है और उसमें बहुत सारे अपरेटस होते हैं, जैसे कि गोल्जी बॉडीज होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बहुत सी चीज़ें हम कोशिका के अंदर मौजूद होती हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, और उनमें से प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? तो प्रोटीन बनाने का काम करता है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है? वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी, टैक्सोनॉमी या फिजियोलॉजी? क्या कहा जाता है? तो जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है टैक्सोनॉमी, जिसमें जीवों के क्लास, ऑर्डर, सब क्लास, जीनस, स्पीशीज़, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। उसके हिसाब से उसको क्लासिफिकेशन, उस जीव का क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो उसे कहते हैं हम टैक्सोनॉमी। अब वायरोलॉजी क्या होता है? वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में किया जाता है सांपों का अध्ययन, जिसमें सांपों के विभिन्न प्रकार के सांपों का अध्ययन हो गया, विभिन्न प्रकार के उनके विषों का अध्ययन हो गया, जहर का अध्ययन, ये सब सर्पेंटोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? उन्हें बैक्टीरिया की खोज के लिए भी जाना जाता है। अब दो आपको विशेषताएं दे दी गई हैं किसी की, जैसे कि पहली विशेषता के माइक्रोबायोलॉजी के जनक हैं, और दूसरी क्वालिटी दे दी गई है कि उन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज की है। किसी ऐसे पर्सन को आपने जानना है। डेमेट्री मेंडलीफ या जॉन्स ई साल्क या ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक या जोसेफ प्रिस्टले? तो इसमें से जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं, उन्हें माइक्रोबायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने ही बैक्टीरिया की खोज भी की है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पशुओं के व्यवहार के विज्ञान और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को कहा जाता है? पशु का व्यवहार और उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी, एथोलॉजी, इकोलॉजी, यूथोनिक्स। ठीक है, अब इसमें से एंथोलॉजी हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही आंसर होगा। पशु के व्यवहार और उनके वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? मुद्रा शास्त्र नहीं, शास्त्र आएगा यहाँ। शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मैटिक, लियोनोग्राफिक, म्यूजियोलॉजी या एपिग्राफिक? तो ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण कहाँ होगा? जो पुरानी चीज़ों को संजो कर रखा जाता है, जहाँ पर उनको कहते हैं हम म्यूज़ियम, उस प्लेस को हम कहते हैं म्यूज़ियम। और इस के विज्ञान की जो शाखा होती है वह कहलाती है म्यूजियोलॉजी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग वाहनों के उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन दिए हैं इसके, पोलेनियम, प्लेटिनम, रेडियम या पॉलेडियम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए
सही होगा पोलोनियम। पोलोनियम ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऑर्निथोफिली इज कॉल्ड इफेक्टेड बाय। ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? इसके ऑप्शंस हैं बैट्स, स्नेल्स यानी घोंघा, यहाँ घोंघा आएगा, घोंघा, ठीक है, इंसेक्ट, इंसेक्ट या बर्ड्स। तो ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? ये देखिए, ऑर्निथोफिली जो होता है ये पॉलिनेशन का एक टाइप होता है। पॉलिनेशन परागण कहलाता है। मुख्य रूप से ये दो प्रकार से होता है, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो कई तरह से होता है। इसमें किसी एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है कि पॉलन ग्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए तो पॉलिनेशन संभव होता है। अब इसका माध्यम कभी कभी वायु भी बन सकती है। तो जो वायु के द्वारा, हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं एनेमोफिली। कभी कभी जल इसका माध्यम बनता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोफिली। और जो कीटों के द्वारा होता है, कीड़ों के द्वारा होता है, उसको कहते हैं एंटोमोफिली। क्या कहते हैं? एंटोमोफिली, ठीक है। और कभी कभी ये पक्षियों के द्वारा भी होता है तो इसे कहते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, ठीक है। और यहाँ पूछा गया है ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? ये ऑर्निथोफिली जो होता है वो होता है हमारे पक्षियों के द्वारा, ठीक है। अब चमगादड़ के द्वारा भी होता है, तो चमगादड़ के द्वारा जो होता है वो उसे कहते हैं चिरेप्टोरोफिली, ठीक है। मैंने आपको सारे पॉलिनेशन के प्रकार बता दिए हैं। आप इन्हें अपने पास नोट्स ज़रूर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? एटियोलॉजी, एथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या प्लाएंटोलॉजी? तो प्लाएंटोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान को ही कहा जाता है। और यहाँ पूछा गया है जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स के अध्ययन के बारे में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। पौधे का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एनाटॉमी, फायोलॉजी, फिजियोलॉजी, फाइटोमोफोलॉजी, साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान? तो इसका जो अध्ययन किया जाता है फाइटोमोफोलॉजी से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी यूरेनियम काल निर्धारक नामक काल जो कहलाता है उसकी निर्धारण विधि का प्रयोग किस काल निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता है? मिनरल्स ऑन अर्थ, द अर्थ, फॉसिल्स एंड प्लांट बॉडीज या रॉक्स? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉसिल्स एंड प्लांट बॉडीज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, डिक्टियोसोम या फेगोसोम्स?
अब ये सब है क्या, ये आपको मैंने कोशिका के बारे में बताया था। कोशिका में बहुत से अपरेटस होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं। तो जिसमें इन सभी अपरेटस में जो लाइसोसोम है उसका कार्य है, उसे कहा जाता है आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग, इसे कहा जाता है सुसाइड बैग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अलिंगी सूत्र व्यवस्था यानी कि डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है? सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्बिनिज्म, फिनाइल कीटोन्यूरिया, अल्जाइमर रोग, क्या चीज़ है जो डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहलाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, अल्जाइमर डिजीज़। अगला क्वेश्चन, विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? उसे कहते हैं एलील्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। लेमार्क, शिलेडेनशवान, ट्रेविरेनस, व्हीटर और स्टैनले। कोशिका सिद्धांत सबसे पहले जिसने दिया था वो थे हमारे शिलेडन एंड श्वान। को ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन होता है? कोशिका में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें सबके साथ में एक केंद्रक भी होता है और इसका कार्य होता है सभी चीज़ों को नियंत्रित करना। इसका सही आंसर होगा केंद्रक। अगला क्वेश्चन है, वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या न्यूक्लियस। कोशिका में एक संरचना होती है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर कह दीजिए, कोशिका का पावर हाउस कह दीजिए। इसका कार्य होता है कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना, रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक या पौधे। देखिए, ये बैक्टीरिया, वायरस, कवक और पौधे जो होते हैं ये सब कोशिका सिद्धांत पर डिपेंड करते हैं, फॉलो करते हैं उन्हें। लेकिन वायरस जो होता है वो कोशिका सिद्धांत पर को फॉलो बिल्कुल नहीं करता। ये कभी जीवित नज़र आता है तो कभी इसमें निर्जीव के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवकों के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। जल्दी जल्दी मैं वीडियो को एंड करना चाहती हूँ ताकि आपका समय भी ज़्यादा बर्बाद नहीं हो और क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ में शेयर कर सकूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य प्रारंभ किया? इसके ऑप्शन है पी महेश्वरी, एफ.एस. स्टीवर्ड, पी.आर. वाइट, हैबरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैबरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायनों का एक समूह जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करते हैं। इसके ऑप्शन दिए हैं जिब्रेलियंस, साइटोकाइनेंस, डोमिन्स और ऑक्सिन। तो इसमें जो साइटोकाइनेंस का समूह है वो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? कार्टिलेज, उपस्थि, बोन,
ब्लड, स्केलेटन, मसल्स। देखिए ये उपस्थि, अस्थि, रक्त, ये सभी संयोजक ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू हैं। लेकिन कंकाल पेशी जो होती है ये कनेक्टिव टिश्यू का काम नहीं करती, कनेक्टिव टिश्यू नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट में हमें ज़रूर बता देना कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। और जितने भी कमेंट में आपने आंसर लिखे हैं मैं सबको देखूंगी कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण होता है, मतलब कहाँ होता है? आरएनए का संश्लेषण, सिंथेसिस कहाँ होगा? सेंट्रियोल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम्स में या न्यूक्लियस में? तो यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें आरएनए का जो संश्लेषण होता है वह न्यूक्लियस में होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। न्यूक्लियस में संश्लेषण होता है और उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में चला जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे अपना लाइक दिए बगैर बिल्कुल न जाना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।